गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपना है लेसन नंबर 6, केंद्र सरकार। देखिए बच्चों, पहले इस पॉइंट में दिया है केंद्र सरकार। इसको जानने से पहले हमें ये जानना है, छठवीं क्लास से हम पढ़ते आए हैं। छठवीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि भारत में 3 सरकारें हैं, इसलिए भारत का शासन विकेंद्रीकरण है। फिर आपको बताना चाहूंगा, आपने अर्थशास्त्र में भी पढ़ा है कि भारत में विकेंद्रीकरण शासन है, न्यायपालिका केंद्रीकृत है। तो यहाँ केंद्रीकरण न्यायपालिका है और शासन विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीय शासन उसे कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सरकारें मिलकर के कुछ शक्तियां तीसरी सरकार को दे दी जाती है, उसको कहते हैं स्थानीय सरकार। अब देखिए, आप छठवीं क्लास में पढ़ा होगा आपने, सबसे बड़ी सरकार केंद्र सरकार, दूसरे नंबर की राज्य सरकार और तीसरी स्थानीय सरकार। जो स्थानीय सरकार के 2 रूप हैं, ग्रामीण स्थानीय सरकार और शहरी स्थानीय सरकार। तो ये आप तो एक सामान्य बात है। हम यहाँ पढ़ेंगे कि केंद्र सरकार किस प्रकार चलती है। तो देखिए, केंद्र यानी भारत की बड़ी सरकार और सरकार का तात्पर्य। अब देखिए, सरकार एक अपने भावात्मक अवधारणा बताई गई है, कोई विशेष नहीं है कि हमारी जो सरकार है वो अमूर्त और अदृश्य संस्था होती है, जो किसी प्रकार से हमें दिखाई नहीं देती है और वह लोकतंत्र के शासन को संचालित करती है। तो हम विस्तार से इसमें पढ़ेंगे। देखिए, इसमें आपके बड़े निम्नात्मक प्रश्न आते हैं, इसलिए इस पाठ को बहुत ही अच्छी तरीके से हमें नोट्स बनाने। पहले तो हमें करना है सरकार का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट, कि किस प्रकार सरकार का अर्थ बताया गया है। तो देखिए, ये परिभाषा हमें नोट्स में लिखनी पड़ेगी। राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त व अदृश्य संस्था होती है। इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहा जाता है। सरकार द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा को निर्धारित, अभिव्यक्त एवं कार्यान्वित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सरकार ही राज्य रूपी भावात्मक अवधारणा की अभिव्यक्ति है। सरकार के बाद में राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राज्य यानी देश, तो हम राज्य को संबोधित करते हैं जहां जहां पर भी राजनीति में राज्य की बात आती है, तो हम देश या राज्य इन दोनों शब्दों से संबोधित कर सकते हैं। तो राज्य कहते हैं किसी भूभाग को, तो हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते, देश की कल्पना नहीं कर सकते जहां सरकार नहीं होती है। राज्य के निश्चित भूभाग में बसने वाले लोगों की सेवा करने हेतु कानूनों का निर्माण करती है, क्योंकि सरकार ही कानून बनाती है। जैसे हमारे संविधान बनाया गया है, तो संविधान एक कानूनों का संग्रह है, जो लिखित दस्तावेज हैं और उनको एक किताब में संग्रहित कर लिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि कानूनों का निर्माण करती है, उसका निष्पादन करती है, चलाती है तथा उसका उचित रूप से पालन न करने वालों को दंडित कर उन्हें उचित रास्ते पर भी लाती है। गार्नर, राजनीतिक के गार्नर के अनुसार कहा है कि सरकार की परिभाषा करते हुए कहा है कि सरकार वह अभिकरण या मशीन है। सरकार को एक मशीन के रूप में बताया गया है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती है, सामान्य मामलों को नियंत्रित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। सरकार की प्रमुख 3 अंग निम्नानुसार है। हम कह सकते हैं कि भारत में जैसे लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में सरकार के 3 अंगों के बारे में कहा गया है। तो सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब आप भली भांति छठवीं क्लास में पढ़ते आए हैं कि लोकतंत्र सरकार के 3 अंगों से संचालित होती है, जिसमें व्यवस्थापिका को हम संसद भी कहते हैं, व्यवस्थापिका को हम विधायिका भी कहते हैं। गौर कीजिए, व्यवस्थापिका जिसको हम विधायिका या संसद कहते हैं, विधायिका किसे कहते हैं या व्यवस्थापिका किसे कहते हैं? जो कानूनों का संग्रह करती है, जो कानून बनाती है, उसको विधायिका कहा जाती है। कार्यपालिका जो कार्यों का संचालन करते हैं, नेतृत्व करते हैं, और न्यायपालिका जो इन दोनों अंगों पर निगरानी रखती है। तो इस प्रकार हमारे भारत में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की निगरानी रखती है सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका। और न्यायपालिका अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है, ये इन दोनों के दबाव में कभी भी नहीं रहती है।
जैसे हमारी जनता के लिए ये दोनों व्यवस्थापिका और कार्यपालिका कानूनों का सही संग्रह नहीं करते हैं, नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनने की कोशिश करते हैं, तो न्यायपालिका इन दोनों संस्थाओं को रोक सकती है। अब देखिए हम पहले पढ़ेंगे व्यवस्थापिका के बारे में कि विधायिका क्या होती है। कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका कहा जाता है। परिभाषा है व्यवस्थापिका की। व्यवस्थापिका को विधायिका भी कहते हैं या संसद भी कहते हैं। तो देखिए कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका कहा जाता है। सरकार के 3 अंगों में व्यवस्थापिका प्रथम अंग है। भारतीय राज व्यवस्था में यानी भारत के शासन व्यवस्था में जो राज यानी शासन, राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन भी 2 स्तर पर हुआ है। कि व्यवस्थापिका 2 प्रकार से बताई गई है। एक तो केंद्र सरकार को चलाने के लिए संघीय व्यवस्था और राज्य सरकार को चलाने वाली को राज्य व्यवस्थापिका। संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को संसद का नाम दिया जाता है। इसको पार्लियामेंट भी कहते हैं, तो इसको संसद के नाम से संचालित होती है। अब देखिए हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। ये हमें याद रखने पड़ेंगे। 395 अनुच्छेद हमारे किताब में संग्रहित हैं, जो हमारे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों ने बनाए हैं। तो अब हम इसमें बार बार अनुच्छेदों की बात आती है, जिनको हम नियम भी कह सकते हैं। अनुच्छेदों को हम नियम भी कह सकते हैं, कानून भी कह सकते हैं और इसकी धाराएं भी कह सकते हैं कि ये सारे जो नियम बनाए गए हैं जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों ने बनाए हैं और हमारे संविधान में संग्रहित कर दिए गए हैं। तो देखिए हमारे संविधान के अनुच्छेद नियम नंबर 79 में ये बताई है व्यवस्था कि 79 द्वारा व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी। तो कानून लिख दिया गया हमारे संविधान में कि हमारे शासन को चलाने के लिए एक संसद होगी, जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर होगा। तो हम कह सकते हैं संसद के 3 अंग होंगे। संसद के 3 अंग होंगे। पहला अंग राष्ट्रपति, दूसरा केंद्र सरकार उच्च सदन और निम्न सदन, जिनके नाम क्रम से देखिए लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा तीनों का संयुक्त नाम है संसद। तो नोट कीजिए, प्रश्न बनता है कि संसद के कितने अंग हैं। तो हम कहते हैं संसद के 3 अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। और लोकसभा को निम्न सदन है और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ये अच्छी तरीके से आपको जानना है। नेक्स्ट दिया है कि इस प्रकार तीनों को मिलाकर के संसद का निर्माण होता है। जैसे हमारे भारत की संसद कहाँ है? नई दिल्ली। संसद एक भवन है, याद रखिएगा, संसद एक भवन है जिसमें जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, कानूनों का भी निर्माण कर सकते हैं, तो संविधान में भी संशोधन कर सकते हैं। अब आगे देखिए, पहला विस्तार दिया गया है लोकसभा का कि लोकसभा की रचना कैसे की गई, इसका संगठन कैसे बनाया गया, लोकसभा कैसे संचालित होती है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं क्योंकि इसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं कि अलग अलग राज्यों से लोकसभा सदस्य चुन करके जाते हैं। जैसे आपको पता होगा राजस्थान से लोकसभा के सदस्य कितने जाते हैं? 25 सदस्य जाते हैं। जो हमारी संसद में बैठते हैं उनको भी हम संसद के रूप में उन सदस्यों को सांसद कहते हैं, उन सदस्यों को सांसद कहते हैं। तो देखिए ये 25 सदस्य निर्वाचित होकर के जाते हैं। ये राजस्थान की 25 सीटें जनता द्वारा चुन करके जाती है। तो देखिए ये सदस्य संख्या कितनी रखी गई हमारे संविधान में? तो हमारे संविधान में, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। ये हमारे लोकसभा में 500 सदस्य होंगे।
किंतु धीरे धीरे समय के अनुसार इसमें वृद्धि की गई। अब गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा निश्चित किया गया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। कि जब छोटा राज्य गोवा घोषित हो गया, दमन और दीव ये जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित हो गए, तो लोकसभा की अधिकतम संख्या बढ़ा दी गई, 552 कर दी। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से। कहते हैं कि इसमें से 530 सदस्य तो जनता द्वारा चुने जाते हैं, अलग अलग राज्यों से जनता चुन करके भेजती है। अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से। 20 सदस्य ऐसे हैं जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे पहले 7 थे, अब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस प्रकार 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, संघीय क्षेत्र हो गए, जिनसे 20 सदस्य चुन करके आते हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकेंगे। ये हमारे देश का राष्ट्रपति 2 सदस्यों को लोकसभा का सदस्य बना सकता है। अब वो लोकसभा के सदस्यों को किनको बना सकता है, ये बात बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आंग्ल भारतीय, याद रखिए, आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय का अर्थ होता है वे अंग्रेज जो भारत में रह रहे हैं, यानी कि कुछ अंग्रेज तो चले गए और कुछ अंग्रेज भारत में निवास करने लग गए। तो उन सदस्यों में से, अंग्रेजों में से 2 व्यक्तियों को हमारा राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनाता है 5 वर्ष के लिए। अब देखिए निर्वाचन किस प्रकार होता है, कि हमने पढ़ लिया कि लोकसभा में पहले 500 सदस्य थे, फिर इनकी संख्या बढ़ा करके 552 कर दी गई, और वर्तमान में अगर देखा जाए इनकी सदस्य संख्या 545 है। हमारी संसद में जो सदस्य हैं 545 हैं। कुछ सीटें अभी खाली है जो जनसंख्या के अनुसार निश्चित कर दी जाएगी। तो देखिए 545 में से 530 सदस्य ही निर्वाचित जनता द्वारा चुन करके आएंगे, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे, और 2 सदस्य हर प्रति 5 वर्ष पर, जैसी लोकसभा भंग होगी तो ये 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है उन व्यक्तियों को जो आंग्ल भारतीय हैं, जो अंग्रेज भारत में रहते हैं। हो गया ये पॉइंट क्लियर। फिर देखिए निर्वाचन, कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करते हैं, तो सीधी सी बात है, इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार का मतलब कि भारत में जो जिनकी आयु 18 वर्ष हो जाती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, जिसकी आयु 18 वर्ष हो जाती है उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, उसको कहते हैं वयस्क मताधिकार। तो भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य रखे गए हैं, कि लोकसभा की जो ये सीटें हैं जो सारे भारत से अलग अलग राज्यों से चुन करके जाती है, उनको एकल सदस्य कहा गया। एकल सदस्य का मतलब एक सीट से एक ही सदस्य जीत करके जाएगा। नेक्स्ट है सदस्यों के लिए योग्यताएं, कि लोकसभा के सदस्यों की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। तो हमें इनकी योग्यताओं को भी, ये सारे पॉइंटों को हमें नोट्स में लिखना पड़ेगा। योग्यताएं इनकी प्रमुख क्या होती है, भारत का नागरिक, आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण न किए हुए हो। लाभ का पद का अर्थ है कोई सरकारी नौकरी वाला प्रतिनिधि नहीं बन सकता, वह किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो तथा दिवालिया न हो। पागल का अर्थ है कि कोई न्यायालय उसको पागल घोषित कर दिया हो तो वो भी प्रतिनिधि के रूप में खड़ा नहीं हो सकता। दिवालिया का अर्थ है कि वह पहले कोई प्रतिनिधि था और सरकार का सही ब्यौरा नहीं दिया उसने, तो उसको कहते हैं दिवालिया। यानी कि उसको सरकार के कार्यों का, सरकार के पैसों का पूरा उनको ब्यौरा देना पड़ता है कि हम सरकार से इतना पैसा लाए और जनता के कार्यों में लगाए। तो जो ब्यौरा नहीं देता है उसको कहते हैं दिवालिया।
फिर अब देखिए लोकसभा का कार्यकाल। हम 6वीं क्लास से पढ़ते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 9 बार किया गया है। कहते हैं कि वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु प्रधानमंत्री के पास अगर बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। बहुमत का अर्थ है कि जैसे 545 सीट है तो वर्तमान में 545 का अर्थ है 272 प्लस आधे से एक सीट ज्यादा होनी चाहिए प्रधानमंत्री के पास, तो वह 5 साल तक प्रधानमंत्री रहता है। और अगर आधे से एक सीट ज्यादा नहीं रहती है तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति पद से हटा भी सकता है और लोकसभा को भंग भी कर सकता है कि इस लोकसभा के पास बहुमत नहीं है। ऐसा 9 बार राष्ट्रपति ने जो है लोकसभा को भंग किया है। समझ में आ गई होगी। अब देखिए अधिवेशन कि ये लोकसभा कब कब साल में अधिवेशन करती है, ये प्रतिनिधि कब कब बैठते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। इस संबंध में नियम केवल यही है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कि लोकसभा के जो प्रतिनिधि हैं साल में 2 बार इस लोकसभा की मीटिंगें चलती है जिसमें 6 माह का अंतर होना चाहिए, तभी हमारी संसद के 2 अधिवेशन चलते हैं, शीतकालीन सत्र और मानसूनकालीन सत्र, जिसमें प्रतिनिधि बैठते हैं और नियम कानूनों को बनाते हैं। लोकसभा के पदाधिकारी कि लोकसभा के कौन कौन से पद होते हैं, तो लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। ये जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में से ही बनाया जाता है। हम कह सकते हैं जैसे हमारी क्लास में एक मॉनिटर होता है और एक सेकंड मॉनिटर होता है, तो वैसे ही सारे प्रतिनिधि मिलकर के अपने में से जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में से एक अध्यक्ष बनाते हैं और एक उपाध्यक्ष बनाते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। यदि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के इस आशय का प्रस्ताव पास हो जाए, परंतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश हो सकेगा जब किसी प्रकार से अन्य प्रतिनिधि इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना दी गई हो। संविधान के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। इन पदों के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित समय समय पर वेतन निश्चित कर दिए जाते हैं। अगर किसी को पद से हटाना है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, तो 14 दिन पहले उन्हें सूचना देनी पड़ती है संसद के द्वारा।